नमस्कार दोस्तों, जीएसटी डेफ्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जीएसटी एक्ट की सीरीज में हम सेक्शन 7 पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने सेक्शन 7 की सप्लाई की इंक्लूसिव डेफिनेशन को समझा है। फिर हमने शेड्यूल 1 की उन सप्लाईज पर चर्चा की थी जिनमें कंसिडरेशन नहीं होता, फिर भी वो सप्लाई की परिभाषा में आती है। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शेड्यूल 2 की बात करेंगे, जो कि सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1A में बताया गया है। शेड्यूल 2 कुछ स्पेसिफाइड सप्लाईज के बारे में बताता है और ये कंफर्म करता है कि कोई सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तो ध्यान दीजिए। गुड्स और सर्विसेज का फर्क समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इसमें गलती हो गई तो आपने टैक्स तो जमा कर दिया होगा, लेकिन फिर भी आप पर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ सकती है। यानी गलती से आपने सप्लाई को गुड्स मानकर CGST प्लस SGST जमा कर दिया, जबकि वो सर्विसेज थी और IGST लगना चाहिए था, तो अब डिपार्टमेंट आपसे फिर से सही टैक्स की मांग करेगा। इसलिए शेड्यूल 2 को सही से समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शेड्यूल 2, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम बात करेंगे इसके पहले कैटेगरी की, यानी ट्रांसफर की। ट्रांसफर का पहला क्लॉज ए है, जो इस प्रकार है: एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। टाइटल इन गुड्स का मतलब क्या होता है? यहाँ टाइटल का मतलब है ओनरशिप। जब किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी गुड्स का मालिकाना हक ट्रांसफर किया जाता है तो इसे हम टाइटल का ट्रांसफर कहते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति अब उस गुड्स का कानूनी मालिक बन गया है उसे टाइटल होल्डर कहा जाएगा। टाइटल का ट्रांसफर कैसे होता है? टाइटल का ट्रांसफर सामान्यतः सेल, एक्सचेंज या गिफ्ट के जरिए हो सकता है। जैसे ही टाइटल ट्रांसफर होता है, ओनरशिप बदलती है। वो ट्रांजैक्शन GST के तहत सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। उदाहरण के साथ समझिए। मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक लैपटॉप 50,000 रुपये में बेचा। इस ट्रांजैक्शन में ओनरशिप यानी टाइटल मिस्टर ए से मिस्टर बी को ट्रांसफर हो गया। अब मिस्टर बी उस लैपटॉप का मालिक है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और उस पर GST लगेगा। क्या कस्टडी ट्रांसफर भी सप्लाई मानी जाएगी? नहीं, केवल कस्टडी का ट्रांसफर बिना ओनरशिप बदले सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानी जाएगी। जैसे कि आपने कोई सामान अपने ट्रांसपोर्टर को भेजा, तो सामान की कस्टडी ट्रांसपोर्टर के पास है, लेकिन ओनरशिप अभी भी आपके पास है, इसलिए ये टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ और ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। तो निष्कर्ष ये है कि जब किसी गुड्स का टाइटल ट्रांसफर किया जाएगा तो उसे ओनरशिप का ट्रांसफर माना जाएगा और वह सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। ट्रांसफर का अगला क्लॉज बी है, जो कि इस प्रकार है: एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयरऑफ इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इस क्लॉज में दो सिचुएशंस की बात की गई है। एक, जब किसी व्यक्ति को सिर्फ गुड्स के उपयोग का अधिकार दिया गया हो लेकिन टाइटल नहीं दिया गया। दो, जब किसी को अनडिवाइडेड शेयर दिया गया हो, यानी गुड्स में हिस्सा तो दिया गया पर ओनरशिप पूरी तरह से किसी एक के पास नहीं है। इन दोनों ही मामलों में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए ये ट्रांजैक्शंस सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। 1. ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स क्या होता है? यहाँ बात हो रही है सिर्फ अधिकार देने की, जैसे किसी को कार, मशीन या अन्य वस्तु यूज करने का अधिकार दे दिया, पर ओनरशिप अपने पास रखी। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक लग्जरी कार किसी को 1 साल के लिए किराए पर दी है। वो व्यक्ति उस कार को पूरे साल इस्तेमाल करेगा, लेकिन मालिक आप ही रहेंगे, यानी टाइटल आपके पास ही रहेगा। ऐसी स्थिति में आपने सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर किया है, न कि ओनरशिप, इसलिए यह सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। 2. अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी वस्तु में 2 या 2 से अधिक लोगों का मिलाजुला हक, बिना यह तय किए कि कौन सा हिस्सा किसका है। उदाहरण, मान लीजिए 3 लोग एक बड़ी मशीन में इक्वल पार्टनर हैं। तीनों का उस मशीन में 1/3 हिस्सा है, पर किसी को भी ये नहीं कहा गया है कि मशीन का कौन सा हिस्सा उसका है। अब अगर उन 3 में से कोई एक अपने हिस्से का यूज किसी और को अलाउ कर देता है और टाइटल अब भी उसके पास ही रहता है, तो यह भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी, क्योंकि सिर्फ हक का ट्रांसफर हुआ है, ओनरशिप का नहीं। अब ट्रांसफर के अंतिम क्लॉज सी की बात करते हैं,
जो कि इस प्रकार है, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट which stipulates that property and goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed is a supply of goods। मतलब क्या है इस क्लॉज का? इस क्लॉज में बात हो रही है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट की जहां गुड्स का ओनरशिप अभी तुरंत ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि यह तय होता है कि जैसे ही पूरा पेमेंट मिल जाएगा ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर की जाएगी, यानी यह डिफर्ड टाइटल ट्रांसफर की सिचुएशन है। लेकिन जीएसटी एक्ट कहता है ऐसे मामलों में भी इसे सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने एक एक्सपेंसिव मशीन किसी कस्टमर को दे दी और एग्रीमेंट में लिखा है कि कस्टमर 12 महीने की ईएमआई में पेमेंट करेगा। ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब पूरी पेमेंट हो जाएगी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, मशीन तो कस्टमर के पास चली गई है, वो इस्तेमाल भी कर रहा है, लेकिन ओनरशिप अभी कंपनी के पास ही है। जीएसटी के अनुसार ये ट्रांजैक्शन फिर भी सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, क्योंकि एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि ये टाइटल इन गुड्स का ट्रांसफर है, भले ही वो फ्यूचर में हो और पेमेंट पूरा होने के बाद ही हो। इसे क्यों सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया? क्योंकि इस केस में इंटेंट और नेचर दोनों यह दिखाते हैं कि उद्देश्य ओनरशिप ट्रांसफर करने का है, बस शर्त ये है कि पूरा पेमेंट मिल जाए। और जीएसटी यह मानता है कि अगर टाइटल का ट्रांसफर एग्रीमेंट के अनुसार तय है तो वो गुड्स की सप्लाई ही मानी जाएगी। इसके साथ ही स्केड्यूल 2 का सीरियल नंबर 1 ट्रांसफर समाप्त होता है और हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है लैंड एंड बिल्डिंग, यानी लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड सप्लाई। तो लैंड एंड बिल्डिंग का पहला क्लॉज ए इस प्रकार है, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? इस क्लॉज में साफ कहा गया है कि अगर आप किसी को जमीन को लीज अर्थात पट्टे पर देना, टेनेंसी अर्थात किराए पर देना, ईजमेंट अर्थात किसी विशेष उपयोग का सीमित हक देना, या लाइसेंस टू ऑक्यूपाई अर्थात रहने उपयोग करने की अनुमति देना पर देते हैं, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, बल्कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। सिंपल डेफिनेशन में, जब कोई व्यक्ति जमीन का मालिक होते हुए भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को जमीन इस्तेमाल करने का हक देता है, तो यह सिर्फ यूसेज राइट का ट्रांसफर है, और ऐसा यूसेज राइट ट्रांसफर करना सर्विस माना जाएगा। उदाहरण से समझिए। उदाहरण 1, लीज ऑफ लैंड। मान लीजिए मिस्टर ए के पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है और वो उस जमीन को 10 साल के लिए एक कंपनी को लीज पर दे देते हैं। इसमें ओनरशिप मिस्टर ए के पास ही रहती है, कंपनी को सिर्फ उसका उपयोग करने का अधिकार मिलता है। ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। उदाहरण 2, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। एक इवेंट ऑर्गेनाइजर ने एक ग्राउंड को 5 दिन के लिए एग्जीबिशन करने हेतु रेंट पर लिया। इसमें ऑर्गेनाइजर को ग्राउंड की ओनरशिप नहीं मिली, केवल 5 दिन के लिए यूज करने की अनुमति मिली। यह भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि सिर्फ लाइसेंस टू ऑक्यूपाई दिया गया है। ईजमेंट का एग्जाम्पल, अगर किसी फैक्ट्री को पास के खेत से पाइपलाइन निकालने की अनुमति दी जाती है, जिससे फैक्ट्री वाले उस खेत से होकर पाइप ले जा सकते हैं, यह ईजमेंट राइट है, यानी यूसेज का सीमित हक बिना ओनरशिप के। जीएसटी में यह भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग का अगला क्लॉज है, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स आइदर होली और पार्टली इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लॉज बी का मतलब क्या है? इस क्लॉज में बताया गया है कि यदि कोई भी भूमि या बिल्डिंग को लीज या लेटिंग आउट किया जाता है, चाहे वह रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, और यह बिजनेस या कॉमर्स के उद्देश्य से किया जा रहा है, तो यह सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। इस क्लॉज का मतलब है कि यदि आप किसी बिल्डिंग को किराए पर देते हैं या लीज पर देते हैं और यह काम व्यापार या व्यावसायिक उद्देश्य से हो रहा है, तो उस पर जीएसटी लगेगा। कौन कौन सी स्थिति इस क्लॉज में आती है? पहला, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अगर आप कोई व्यापारिक बिल्डिंग किराए पर देते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अगर आप कोई औद्योगिक बिल्डिंग या परिसर किराए पर देते हैं। तीसरा, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, अगर आप कोई आवासीय भवन किराए पर देते हैं और वह व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल हो रहा है। उदाहरण पहला, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, व्यावसायिक परिसर। मान लीजिए मिस्टर ए ने अपनी एक ऑफिस बिल्डिंग को किराए पर दिया है। यह बिल्डिंग पूरी तरह से बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है। किराए पर देने का एग्रीमेंट है और किराएदार मिस्टर बी उस बिल्डिंग को ऑफिस के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।
मिस्टर ए ने जीएसटी जमा किया है क्योंकि यह एक बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है, न कि केवल आवासीय उपयोग के लिए। यहाँ पर लीज ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग क्लियरली सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। दूसरा, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक परिसर। अब मिस्टर सी ने अपनी एक फैक्ट्री बिल्डिंग किराए पर दी है जिसमें एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रही है। किराए पर देने का एग्रीमेंट है कि कंपनी उस इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का उपयोग करेगी ताकि वह अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया चला सके। यहाँ भी किराए पर दी गई बिल्डिंग का इस्तेमाल बिजनेस के लिए हो रहा है। यह भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी क्योंकि यह इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बिजनेस के उद्देश्य से किराए पर दिया गया है। तीसरा, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, आवासीय परिसर। मान लीजिए मिस्टर डी ने अपनी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को किराए पर दिया है। वहाँ पर किराएदार बिजनेस पर्पसेस के लिए रहता है, जैसे वह कोई स्टार्टअप चला रहा है और उस अपार्टमेंट को ऑफिस की तरह इस्तेमाल करता है। इस केस में बिल्डिंग को किराए पर दिया गया है लेकिन बिजनेस के उद्देश्य से, तो यह भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का उपयोग बिजनेस के लिए हो रहा है। जीएसटी लगेगा क्योंकि लीज बिजनेस पर्पस के लिए किया गया है। तीसरे नंबर पर है एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इस क्लॉज में एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है। जब भी कोई व्यक्ति दूसरे के सामान पर कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करता है तो यह एक सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के गुड्स पर कोई प्रक्रिया करता है जैसे रंगाई, मरम्मत या कोई अन्य बदलाव, तो इसे जीएसटी के तहत सर्विस माना जाएगा। उदाहरण पहला, व्यावसायिक मरम्मत। मान लीजिए मिस्टर ए एक जूता मरम्मत करने वाले शॉप के मालिक हैं और मिस्टर बी ने अपने जूते मिस्टर ए को मरम्मत के लिए दिए। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी के जूतों पर मरम्मत की प्रक्रिया लागू की। यहाँ पर मिस्टर ए ने ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया तो यह एक सर्विस मानी जाएगी। दूसरा, धुलाई और सफाई। एक लॉन्ड्रोमैट, धुलाई सेवा। दुकान पर आपने अपने कपड़े दिए और दुकान वाले ने उन्हें धुला और प्रेस किया तो यह सर्विस मानी जाएगी क्योंकि यह ट्रीटमेंट और प्रोसेस के तहत आया। इसे जॉब वर्क भी कहा जाता है। तो नंबर 3 यह बताता है कि जॉब वर्क को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नंबर 4 पर है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। इस पॉइंट में 3 महत्वपूर्ण सब पॉइंट्स हैं। क्लॉज ए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स, where goods forming part of the assets of a business are transferred or disposed of by or under the directions of the person carrying on the business so as no longer to form part of those assets, such transfer or disposal is a supply of goods by the person. इस क्लॉज का मतलब है कि यदि कोई व्यवसाय अपने एसेट्स में शामिल गुड्स को ट्रांसफर या डिस्पोज करता है ताकि वे उन एसेट्स का हिस्सा न रहे तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। उदाहरण, बिजनेस एसेट्स का डिस्पोजल मान लीजिए। मिस्टर एक्स एक निर्माण कंपनी चला रहे हैं और उन्होंने कुछ पुराने निर्माण उपकरणों को बेच दिया। अब जब उन्होंने इन उपकरणों को बेचा तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स के रूप में माना जाएगा क्योंकि वे बिजनेस एसेट्स थे और अब उनका हिस्सा नहीं रहे। क्लॉज बी इस तरह है, गुड्स put to private use where, by or under the direction of a person carrying on a business, goods held or used for the purposes of the business are put to any private use or are used or made available to any person for use for any purpose other than a purpose of the business. The usage or making available of such goods is a supply of services. यह क्लॉज कहता है कि यदि कोई व्यवसाय अपने गुड्स का प्राइवेट यूज करता है या किसी अन्य व्यक्ति को बिजनेस पर्पसेस के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराता है तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। उदाहरण, बिजनेस के गुड्स का प्राइवेट यूज मान लीजिए मिस्टर वाई एक कंपनी के मालिक हैं और उन्होंने अपनी कंपनी के कार को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया तो यहां पर वह बिजनेस गुड्स का पर्सनल यूज कर रहे हैं और इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। क्लॉज सी इस तरह है, ceasing to be a taxable person, where any person ceases to be a taxable person, any goods forming part of the assets of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business, immediately before he ceases to be a taxable person, unless Subclause 1. The business is transferred as a going concern to another person. Or Subclause 2. The business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person. इस क्लॉज में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता है
तो उस व्यक्ति द्वारा अपनी व्यापारिक संपत्ति में जो भी गुड्स हैं उन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। हालांकि अगर व्यवसाय को गोइंग कंसर्न के रूप में दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है तो यह सप्लाई नहीं माना जाएगा। उदाहरण, बिजनेस के गुड्स की ट्रांसफर मान लीजिए मिस्टर जी ने अपने सारे बिजनेस एसेट्स को मिस्टर ए को बेच दिया और अब वह टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो मिस्टर जी को इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी देना होगा क्योंकि यह एक सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा जब तक बिजनेस को पूरी तरह से गोइंग कंसर्न के रूप में ट्रांसफर नहीं किया गया हो। नंबर 5 पर है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इस पॉइंट में कुछ सर्विसेज का उल्लेख किया गया है जो सर्विसेज के रूप में मानी जाएंगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। सब क्लॉज ए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जमीन, बिल्डिंग को किराए पर देना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अगर मिस्टर ए ने अपनी ऑफिस बिल्डिंग को किराए पर दिया है तो यह सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। सब क्लॉज बी, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, जो कि इस प्रकार है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयरऑफ। इसमें कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को सर्विस के रूप में ट्रीट किया जाएगा, चाहे वह किसी कम्प्लेक्स या बिल्डिंग का निर्माण हो। यदि मिस्टर बी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं और किसी ग्राहक के लिए एक रेजिडेंशियल हाउस बना रहे हैं तो यह भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रूप में माना जाएगा। सब क्लॉज सी, जो कि इस प्रकार है। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्लॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कॉपीराइट, पेटेंट्स आदि के टेम्पररी ट्रांसफर या यूसेज को सर्विस मानेगा। क्लॉज डी, जो कि इस प्रकार है। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। आसान भाषा में ये क्लॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज से संबंधित है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, डिजाइन, कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेशन या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो यह सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रूप में गिना जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी XYZ लिमिटेड को एक नई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत है। XYZ लिमिटेड ने एक IT कंपनी से कस्टम सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर दिया तो इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट माना जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज किया गया तो इसे कस्टमाइजेशन माना जाएगा। भविष्य में सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स भी दिए गए तो इसे अपग्रेडेशन माना जाएगा। ये सभी कार्य जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग और कस्टमाइजेशन एक सर्विस के रूप में आएंगे और इन्हें GST के तहत सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। क्लॉज ई, जो कि इस प्रकार है। Agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act। आसान भाषा में यह क्लॉज उस स्थिति को डिस्क्राइब करता है जब किसी व्यक्ति ने किसी और से किसी विशेष कार्य से बचने, किसी कार्य को सहन करने या किसी कार्य को करने के लिए सहमति दी हो। इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। एग्जाम्पल 1, रिफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्ट। मान लीजिए पर्सन ए ने पर्सन बी से कहा कि वह कंपटीशन में किसी खास तरीके से भाग ना ले और बदले में ए को कुछ पैसे मिले। यहाँ बी ने अपनी कार्रवाई से बचने का ऑब्लिगेशन स्वीकार किया। एग्जाम्पल 2, टॉलरेटिंग एन एक्ट। यदि किसी व्यक्ति को किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन वर्क से होने वाली गड़बड़ियों को सहन करना पड़े, जैसे आवाज या गंदगी, तो यह भी एक सर्विस के रूप में माना जाएगा क्योंकि उसे इस स्थिति को सहन करने के लिए एक एग्रीमेंट करना पड़ा। यह क्लॉज अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट्स में पाया जाता है जहां पार्टीज किसी अन्य पार्टी के कार्यों को सहन करने के लिए सहमति देती है या किसी कार्रवाई से बचने का वादा करती है। कुछ
नंबर 6 पर है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का अर्थ क्या है? जीएसटी के तहत जब दो या दो से अधिक गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई एक साथ की जाती है और वे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, यानी एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है और बाकी सप्लीमेंट्री, तो उसे कंपोजिट सप्लाई कहा जाता है। डेफिनेशन इस प्रकार है: Composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. आसान भाषा में composite supply का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा चीजें साथ में प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई अवस्था में दी जा रही है, जैसे कि वो एक दूसरे के बिना अधूरी हों। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक नया मोबाइल खरीदा और उसके साथ कंपनी ने आपको चार्जर और ईयरफोन्स भी दिए, जिसमें पूरा इनवॉइस एक ही है। मोबाइल फोन मुख्य सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई, चार्जर, ईयरफोन्स, सप्लीमेंट्री सप्लाई, इस पूरे पैकेज को कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा और प्रिंसिपल सप्लाई यानी मोबाइल फोन के आधार पर ही जीएसटी लगेगा। तो कंपोजिट सप्लाई में सबसे पहले आती है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, जो कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 119 में डिफाइन है। डेफिनेशन के अनुसार वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, maintenance, renovation, alteration or commissioning of any immovable property wherein transfer of property and goods, whether as goods or in some other form, is involved in the execution of such contract. आसान भाषा में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे भवन, पुल, ऑफिस का निर्माण या मरम्मत की जाती है और उसमें सामान जैसे सीमेंट, लोहे की रॉड भी लगते हैं। इसमें सामान प्लस सेवा दोनों मिलकर दी जाती हैं, लेकिन जीएसटी के तहत इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। एग्जाम्पल ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए मिस्टर ए एक कंट्रैक्टर हैं और उन्होंने एक कंपनी के लिए ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने खुद का मटेरियल भी यूज किया जैसे सीमेंट, स्टील और साथ ही मजदूरों से कंस्ट्रक्शन करवाई। कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स, सीमेंट, स्टील और सर्विसेज, लेबर, सुपरविजन दोनों शामिल हैं, लेकिन यह बिल्डिंग एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए यह एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और क्योंकि यह स्केड्यूल 2 में बताया गया है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो जीएसटी भी उसी के अनुसार लगेगा। इम्पोर्टेंट नोट, यदि कोई काम मूवेबल गुड्स पर होता है जैसे कि मशीनों की रिपेयर, तो वह वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामलों में ही लागू होता है। निष्कर्ष, कंपोजिट सप्लाई में एक मुख्य सप्लाई होती है और बाकी नेचुरली उससे जुड़ी होती है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कंपोजिट सप्लाई है जो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के संदर्भ में होता है और उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रूप में ट्रीट किया जाता है। कंपोजिट सप्लाई का अगला टॉपिक है सप्लाई by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever of goods, being food or any other article for human consumption or any drink other than alcoholic liquor for human consumption, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration. आसान भाषा में, अगर आप किसी ग्राहक को फूड, स्नैक्स, बेवरेजेस या कोई भी खाने पीने की चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं और वह एक सेवा के रूप में है, यानी आप खाने के साथ बैठने, सर्व करने, प्लेट सजाने जैसी सेवाएं भी दे रहे हैं, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, भले ही खाना दिया गया हो। एग्जाम्पल 1, रेस्टोरेंट सर्विस मान लीजिए। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहां आपको मेनू कार्ड से खाना चुनने का विकल्प मिला, टेबल पर खाना सर्व किया गया, साफ सफाई, एम्बियंस, एसी, म्यूजिक जैसी सुविधाएं भी मिली। यहाँ खाना तो दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ रेस्टोरेंट सर्विस भी दी गई, इसलिए यह सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। एग्जाम्पल 2, फूड डिलीवरी एप्स। अब मान लीजिए आपने स्विगी या जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, यहाँ खाना बनाया गया और डिलीवर किया गया, लेकिन बैठने या टेबल सर्विस जैसी कोई सुविधा नहीं दी गई। यहाँ भी भले ही आपको सिर्फ खाना मिला हो, लेकिन क्योंकि यह एज पार्ट ऑफ सर्विस के तहत सप्लाई हुआ, यह भी सप्लाई ऑफ सर्विस के रूप में टैक्सेबल होगा। नोट, रेस्टोरेंट से खाना टेक अवे करने पर भी यही ट्रीटमेंट होता है, सर्विस ही मानी जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति केवल गुड्स के रूप में खाना बेचता है, जैसे कोई पैक्ड फूड आइटम, बिस्किट्स, नमकीन आदि, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। परंतु जब खाना बनाने, सजाने, सर्व करने, बैठने की सुविधा आदि दी जाती है, तो वो सप्लाई सर्विसेज मानी जाती है,
भले ही उसके अंदर गुड्स भी हो। तो दोस्तों, आज हमने स्केड्यूल 2 के पॉइंट्स को विस्तार से समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे के वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। हम अगले वीडियो में जीएसटी के स्केड्यूल 3 पर चर्चा करेंगे, जो यह बताता है किन लेन देन को न तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और न ही सप्लाई ऑफ सर्विस। जीएसटी डेफ्ट सीखते रहिए, समझते रहिए।